वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग नीट का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, उसी के रिगार्डिंग में हम फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर लेकर के आए हैं नीट का 2022 का। और यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन आपका दिया हुआ है सेक्शन ए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ़ द इनपुट फ्रिक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी वुड बी। पहला ऑप्शन है 120 हर्ट्ज, दूसरा 0, तीसरा 30 हर्ट्ज, चौथा 60 हर्ट्ज। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी समान रहता है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 60 हर्ट्ज हो जाएगा। क्योंकि इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस के अबाउट में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला दिया है डिक्रीजेज फॉर कंडक्टर बट इंक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर। ऑप्शन 2 दिया हुआ है डिक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन 3 दिया हुआ है डिक्रीजेज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन 4 इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर। तो हम आप लोगों को बता दें कि जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये जस्ट अपोजिट होता है। 0 केल्विन पर जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो सब के सब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर जाते हैं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करेगा लेकिन सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, लेट T1 एंड T2 बी दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द रेशियो ऑफ T1 रेशियो T2 इज। ऑप्शन 1 9:4, ऑप्शन 2 1:4, ऑप्शन 3 4:1, ऑप्शन 4 4:9 दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें बोहर के अकॉर्डिंग ये नथ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En इज इक्वल टू E0 अपॉन n स्क्वायर होता है, जहाँ पर E0 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो T1 है वो सेकेंड एक्साइटेड, दैट इज आप कह सकते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और n इज इक्वल टू 3 ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 का काम कौन करेगा? E1 का काम T1 कर जाएगा और E2 का काम T2 करेगा। तो En इज इक्वल टू E0 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो E1 इज इक्वल टू E0 अपॉन 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर E1 का काम कौन कर रहा है? T1 कर रहा है, तो T1 इज इक्वल टू E0 अपॉन 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू E0 अपॉन 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो E0 अपॉन 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर E2 का काम जो है T2 कर रहा है, क्वेश्चन में T2 दिया हुआ है। अब इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू E0 अपॉन 4 होल अपॉन E0 अपॉन 9 इज इक्वल टू E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। दैट इज T1 रेशियो T2 की वैल्यू 9/4 होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। कहा कि अगर एक सोप बबल है उसका आकार बढ़ रहा है तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। ऑप्शन 2 डिक्रीजेज, उसके अंदर का प्रेशर घट जाएगा। ऑप्शन 3 इंक्रीजेज, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन 4 रिमेंस द सेम, उसके अंदर का प्रेशर सेम रहेगा। तो किसी भी सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर का फार्मूला डेल्टा P इज इक्वल टू 4T अपॉन R होता है। तो यहाँ पर देखिए जब साइज बढ़ेगा, जब सोप बबल का साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो यहाँ से डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R हो जाएगा। तो अगर R की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिक्रीजेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज। दिए गए न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एलिमेंट X रिप्रेजेंट किया है वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर 11 सोडियम 22 टेंस्ट X प्लस E प्लस प्लस न्यूट्रिनो। तो ऑप्शन नंबर 12 Mg22, ऑप्शन 2 11 Na23, ऑप्शन 3 10 Ne23, ऑप्शन 4 10 Ne23। तो यहाँ पर पहले देखिए, ये जो E प्लस दिया हुआ है ये क्या है, प्रोटॉन है, सॉरी पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ पर +1 E पावर 0, सॉरी यहाँ पर +1 E 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर को कितना मान लिया गया है, Z, और यहाँ पर कितना है 1, और न्यूट्रिनो जो है उसका मास नंबर 0 होगा। तो यहाँ से जब 1 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z = 10 आ जाएगा, और एटम कौन सा हो जाएगा, Ne। अब इसी तरह से मास नंबर को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मास नंबर कितना है 22, और राइट साइड मास नंबर कितना है, X का मास नंबर A है और E का मास नंबर 0। तो A = कितना आ जाएगा, 22। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 Ne22। क्वेश्चन नंबर 6, ए कापर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻² upon √5 meter has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire for an electric field strength of 10 volt per meter is। ए ई की वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है एक कापर वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, रेडियस 10⁻² upon √π है, और उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम है, और जो करंट डेंसिटी है वायर के अंदर उसी को हमको फाइंड आउट करना है, जे की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए 10⁻5, ऑप्शन बी 10⁻4, ऑप्शन सी 10⁻6, ऑप्शन डी 10⁻−5 है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है R = ρL/A होता है। यहाँ से हम रो को लिख सकते हैं सिग्मा, रो = 1/σ, जहाँ पर रो क्या है, रजिस्टिविटी है, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर रो के प्लेस पर हम 1/σ लिखेंगे, तो L/σA हो जाएगा, और यहाँ से सिग्मा = L/RA हो जाएगा। सिग्मा को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे और R को इस साइड कर देंगे, तो सिग्मा = ρL/A हो जाएगा। और करंट डेंसिटी J = सिग्मा × E होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा की वैल्यू L/RA है, रख दिया, और E को वैसे ही रहने देंगे। तो करंट डेंसिटी J = LE/RA हो जाएगा। L की वैल्यू 10 दिया हुआ है, L की वैल्यू 10 दिया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसकी वैल्यू 10 दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी 10 ओम दिया है। और यहाँ पर जो A दिख रहा है आपको, A = हम πr² का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, और R के प्लेस पर 10⁻² upon √π का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 10 में करने पर 100 हो जाएगा, अपॉन 10π × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पावर ऊपर जो है 10⁻1 बचेगा, और नीचे 10⁻−4। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻1 × 10⁻+4 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻5 आ जाएगा। इस तरह से जो करंट डेंसिटी है वो 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रिलेटेड बाय ए 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडिएटेड एनर्जी है किसी ट्रांसमीटर से
वो 100 किलोवाट है, 1 आवर में इतना इमिट कर रहा है। तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर पावर 100 किलोवाट है, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। और 1 आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 36 इंटू 10 पावर 7 जूल आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 36 इंटू 10 पावर 7 जूल। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। पहला ऑप्शन बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों के पास यूनिट और डायमेंशन होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो होगा लेकिन कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला तो होगा लेकिन यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है न तो यूनिट होगा न तो डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो यहाँ पर हमें पता है प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और आर्क का भी डायमेंशन यल होगा क्योंकि आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। तो यल अपॉन यल हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये यूनिट लेस हो डायमेंशन लेस हो जाएगा, लेकिन इसकी यूनिट जो है रेडियन होती है। इसी तरह से सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। एरिया का भी डायमेंशनल फार्मूला यल स्क्वायर होगा और रेडियस लेंथ है तो यल राइट करेंगे, और यहाँ पर पावर 2 है तो L2 हो जाएगा, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या है डायमेंशन लेस है, बट यहाँ पर इसका जो यूनिट हम लोग राइट करते हैं वो स्टे रेडियन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, यूनिट बट नो डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज। दो मास हैं, एक 10 kg का है और दूसरा 20 kg का। एक ये जो है 10 मीटर के रॉड से आपस में कनेक्ट किए गए हैं जिसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है, इसको छोड़ा जा सकता है। अब कहा जा रहा है कि जो डिस्टेंस होगा 10 kg के मास से सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा। ऑप्शन फर्स्ट 5 मीटर, ऑप्शन सेकेंड 10/3 मीटर, ऑप्शन थर्ड 20/3 मीटर, ऑप्शन 4 10 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। हम मान लेते हैं 10 kg का मास सेंटर पर है और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और दूसरा मास 20 kg का 10 kg के मास से 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ से एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो x1 की वैल्यू 0 राइट कर देंगे, और m2 की वैल्यू 20 है, यहाँ पर राइट कर देंगे, और x2 की वैल्यू 10 है अपान m1 की वैल्यू 10 और m2 की वैल्यू 20। तो ऊपर सॉल्व करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 20 के मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, अपान 20 और 10 को ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। तो 200/30, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 20/3 मीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 20/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ए स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ए हाईली विस्कस लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ पर 4 ग्राफ दिया हुआ है, a b c d, कह रहा है v और t के बीच कौन सा ग्राफ सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, जब कोई स्फेरिकल बॉल हाईली विस्कस लिक्विड में गिरता है तो सबसे पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी v और t के बीच ग्राफ पूछा हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा,
कि इसकी वेलोसिटी v वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं और टाइम t को x एक्सिस पर। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन का बी वाला ग्राफ बिल्कुल राइट होगा और बी पॉइंट ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर पेपर है ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आंसर पेपर को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अदर इस आंसर पेपर के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।